मूवी की शुरुआत में हमें एक रूम दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी फंसा हुआ होता है। वो कुछ क्लूज ढूंढने की कोशिश करता है जिससे डोर का लॉक खोल के वहां से बाहर निकला जा सके। क्योंकि रूम धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था और कुछ ही देर में उससे मौत हो जाती। फिर कहानी शिफ्ट होती है 3 दिन पहले, जहाँ हमें एक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम ज़ोई होता है, जो कि इंटेलिजेंट तो होती है लेकिन उसे दोस्त बनाने में प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके बारे में उसके प्रोफेसर भी उसे सलाह देते हैं। उसके बाद ज़ोई को उसके रूम के बाहर एक बॉक्स मिलता है जो कि उसके प्रोफेसर की तरफ से आया होता है। उसके बाद हमें इस मूवी के दूसरे कैरेक्टर से मिलाया जाता है, जेसन, जो कि एक बिजनेसमैन है जो इस समय अपने क्लाइंट से बात कर रहा है। और कुछ ही देर बाद उसको उसी क्लाइंट की तरफ से एक वही बॉक्स मिलता है। हमारा अगला कैरेक्टर है बेन, जो कि एक ग्रोसरी स्टोर में काम करता है और उसे भी एक ऐसा ही सेम बॉक्स मिलता है। ये बॉक्स एक्चुअली एक पजल होता है जिसको ये तीनों खोलने की कोशिश करते हैं और जैसे तैसे करके खोल भी लेते हैं। और फिर क्या था, ये तीनों एस्केप रूम की वेबसाइट से एक बिल्डिंग में जाते हैं जहां हमें कुछ और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिनके नाम अमेंडा, माइक और डैनी हैं। मूवी में दिखाया जाता है कि बिल्डिंग के रिसेप्शन में ही सभी के फोन्स जब्त कर ले जाते हैं ताकि एस्केप रूम की फ़ोटो लीक ना हो सके। अब सब रूम में बैठकर गेम मास्टर का इंतज़ार कर रहे होते हैं और बेन बोर होकर बाहर जाने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में वो डोर का हैंडल तोड़ देता है। और तभी डैनी बताता है कि शायद यही एस्केप रूम है और उन्हें रूम में ही क्लूज ढूंढने पड़ेंगे ताकि वो इस रूम से बाहर जा सकें। कुछ ही देर में माइक को एक बुक मिलती है जिसके अंदर स्क्रू ड्राइवर होता है और तभी ज़ोई को उस बुक से एक क्लू मिलता है जिससे वो गेट पे लगे हुए रेगुलेटर को घुमा के 451 फ़ारेनहाइट पे कर देती है, जिसके कारण उनके रूम के रूफ टॉप हीटर में बदल जाती है और अब इस रूम का टेम्परेचर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा होता है। फिर जेसन को एक लॉक दिखता है और सब की ढूंढने लगते हैं। तभी बेन को एक फायर एक्सटिंग्विशर दिखता है और उसके फायर एक्सटिंग्विशर निकालते ही पता चलता है कि वो प्लास्टिक का है और रूम में हीटर्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिससे रूम की गर्मी और भी तेज़ी से बढ़ने लगती है। फिर ज़ोई को एक की दिखती है जिससे वो लॉक खोलती है और उसके अंदर एक गुड़िया होती है जिसके हाथ में टेलीफोन होता है। वो टेलीफोन बजने लगता है और जेसन उस कॉल को उठाता है। जेसन के कॉल उठाने के तुरंत बाद ही रूम में हीटर्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं जिससे ऑब्वियसली रूम की गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। गर्मी बढ़ते ही अमेंडा बहुत परेशान होने लगती है। ज़ोई इसको संभालती है और अमेंडा की जैकेट उतारते ही हमें दिखता है कि उसके पीठ पे कई सारे जले हुए निशान होते हैं। खैर अब ज़ोई को एक हिंट पता चलता है। ये क्लूज एक्चुअली टेबल में लगे हुए कोस्टर्स थे जो कि टोटल 6 थे और इन सब को जब एक साथ दबाया जाए तो एक रास्ता खुलता है। अब बाकी 5 मिलके इन 6 कोस्टर्स को दबाते हैं और जेसन इस रास्ते में जाता है जो कि एक्चुअली एक वेंट टाइप का रास्ता होता है और आखिरी में उसे एक जाली मिलती है। और अब 4 लोग मिलके इन 6 कोस्टर को दबा रहे होते हैं और माइक, जिसके पास होता है स्क्रू ड्राइवर, वो जाता है जेसन को स्क्रू ड्राइवर देने के लिए जिससे वो जाली खोली जा सके और इस रूम से बाहर निकला जा सके। अब इन कोस्टर्स को 3 लोग संभाल रहे होते हैं और अमेंडा को इस रास्ते में भेजा जाता है जहाँ पे जाते ही उसकी परेशानी और बढ़ने लगती है और वो वहीं लेट के चीखने और चिल्लाने लगती है। अमेंडा की चीख सुन के ज़ोई परेशान होने लगती है और तभी ज़ोई को आइडिया आता है कि अगर ग्लास में पानी रख के कोस्टर पे रखा जाए तो बिना हाथ लगाए भी उन कोस्टर्स को दबाया जा सकता है। और 2 कोस्टर्स के साथ ऐसा ही करने के बाद डैनी ज़ोई को अंदर भेज देता है ताकि वो अमेंडा की मदद कर सके, ये कहते हुए कि वो और बेन सिचुएशन को संभाल लेंगे। दरअसल अमेंडा एक एक्स आर्मी ऑफिसर होती है और उसके पास्ट के भयानक आर्मी एक्सपीरियंसेस का उसके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर होता है। फिलहाल ज़ोई अमेंडा को संभालती है और डैनी और बेन मिलकर सारे ग्लास को भरते हैं और कोस्टर्स पे रखते हैं। आखिरी गिलास खाली होने के कारण बेन को अपनी शराब उस गिलास में भरनी पड़ती है और निकलने से पहले उस रूम में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वो लोग मरते मरते बचते हैं। अब वो लोग दूसरे रूम में पहुंचते हैं जहां अमेंडा गेम खेलने से मना करती है और डैनी से उसका फ़ोन मांगती है जो कि वो छुपा कर लाया होता है, लेकिन नेटवर्क इशू होने के कारण ऑफकोर्स वो फ़ोन नहीं लगता है। जेसन को एक गेट दिखता है जिसके लिए उनको एक चाबी ढूंढनी होती है। कुछ देर के बाद जेसन को की मिल जाती है और वो लॉक खोलने के बाद पता चलता है कि एक 7 वर्ड लॉक उस गेट में ऑलरेडी अलग से लगा हुआ होता है और अब सब क्लूज ढूंढने लगते हैं जिससे वो लॉक खोला जा सके। अब बेन को दीवार पे कुछ लेटर्स दिखते हैं जिसको देख के बेन को अपना पास्ट याद आ रहा होता है जहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ कार में पार्टी कर रहा होता है और गाना सुन रहा होता है और थोड़ी देर के ही बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब जेसन कई वर्ड्स ट्राई कर चुका होता है लेकिन वो लॉक नहीं खुल रहा होता
और बेन एक सजेशन देता है जिसके कारण वो लॉक तुरंत ही खुल जाता है और ये दिखाया जाता है कि वो वर्ड कहीं ना कहीं बेन के पास्ट से जुड़ा हुआ ही है। लॉक खोलने के बाद वो लोग एक रूम में पहुंचते हैं जो कि टोटली बर्फ़ का बना हुआ होता है। उनके निकलने के बाद वो गेट लॉक हो जाता है। डैनी आइस स्केटिंग करने लगता है और जाके एक स्क्रीन से टकराता है जिसके कारण 2 कूलर्स निकल आते हैं जिससे ठंडी गैस कमरे में भरने लगती है और अब रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगता है। जेसन को एक लॉक दिखता है जिसके लिए उन्हें एक की ढूंढनी होगी और अब सब क्लूज ढूंढने में लग जाते हैं और यहाँ अमेंडा को एक जैकेट मिलती है और वो समझ जाती है कि गेम मास्टर उन्हें लड़ाना चाहता है और डिसाइड करती है कि वो लोग ये जैकेट शेयर करेंगे। अब बेन का पैर एक फिशिंग पूल में गिर जाता है जो कि एक क्लू हो सकता है। अब माइक को एक फिशिंग रॉड मिलती है एक ट्री में जिसका इस्तेमाल वो लोग फिशिंग पूल में करते हैं। फिलहाल उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। अब जोई को एक कंपास मिलता है जिसकी हेल्प से वो एक मैग्नेट ढूंढ के लाती है जिसका इस्तेमाल वो लोग फिशिंग रॉड में करते हैं और उसके इस्तेमाल से उन्हें की मिल जाती है। लेकिन ये की दरअसल आइस के क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच फंसी हुई होती है। माइक बेन से लाइटर मांगता है और बेन लाइटर उनकी तरफ धीरे से फेंक के देता है। डैनी लाइटर लेने जाता है और जैसे ही वो लाइटर उठाता है बर्फ़ टूट जाती है और डैनी पानी में गिर जाता है और अब सब मिलके डैनी को निकालने की कोशिश करते हैं और थोड़ी ही देर में डैनी की मौत हो जाती है। अब थोड़ी ही देर में सब अपने हाथ की गर्मी से उस आइस क्यूब को पिघलाते हैं और उससे की निकाल लेते हैं और उस लॉक को खोल के अब सब उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ से निकलते ही वो लोग तुरंत अगले रूम में पहुँचते हैं जहाँ सब कुछ उल्टा होता है। तभी वहाँ पे रखे एक टेलीफोन पे कॉल आता है। माइक इस कॉल का रिसीव करता है और म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। जेसन को एक गेट दिखता है जिसका नॉब या फिर हैंडल नहीं होता है। माइक बताता है कि पूल बोर्ड पे रखी हुई बॉल में 8 नंबर की बॉल मिसिंग है और शायद उन्हें यही ढूंढना है। माइक जैसे ही आगे बढ़ता है तो म्यूजिक बंद हो जाता है और ऐसा होते ही माइक के सामने वाला फ्लोर का हिस्सा टूट के गिर जाता है और अब उन्हें समझ आता है कि हर बार जब म्यूजिक बंद होगा तो फ्लोर का एक हिस्सा टूट के गिर जाएगा। अमेंडा ऊपर चढ़ के देखती है तो उसे एक सेफ मिलती है जिसको खोलने के लिए उन्हें एक पासवर्ड ढूंढना होगा। फिर जोई को एक स्लाइडिंग पजल दिखती है जिसको सॉल्व करके वो पासवर्ड पता कर लेती है और अब अमेंडा 8 नंबर की बॉल लेके वापस आ ही रही होती है कि वो बॉल नीचे गिर जाती है, वो भी आखिरी बचे हुए फ्लोर के हिस्से पे। अमेंडा बॉल लेने नीचे जाती है और तुरंत ही म्यूजिक बंद हो जाता है। अमेंडा बॉल को जेसन की तरफ फेंक देती है और अब अमेंडा की भी मौत हो जाती है। अब वो लोग लॉक खोलकर अगले रूम में पहुंचते हैं जहाँ पे 6 बेड्स रखे होते हैं। वहाँ पता चलता है कि ये सारे रूम्स उन सारे कैरेक्टर्स के पास्ट से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे जोई अपने बारे में बताती है कि वो अपने मॉम के साथ प्लेन में वियतनाम जा रही होती है और प्लेन क्रैश हो जाता है। जेसन अपने बारे में बताता है कि वो अपने क्लासमेट के साथ बोट लेकर समंदर में चला जाता है। एक वेव आती है जिसके कारण उनकी बोट पलट जाती है। तो जेसन का कहना ये था कि उसके फ्रेंड को हाइपोथर्मिया हो गई थी जिसके कारण वो समंदर में चला गया था और वहीं डूब के मर गया होगा या फिर कुछ और अगले ही दिन कोस्ट गार्ड को वो अकेला जिंदा मिला। उसके बाद बेन की बारी आती है और बेन बताता है कि उसके फ्रेंड्स में से सबसे पहले उसी के पास कार आई थी और इसी बात की पार्टी करने के लिए वो विंटर ब्रेक में शराब पी के गाड़ी चला रहा था जिसके कारण ही ये एक्सीडेंट हुआ था। फिर माइक अपने बारे में बताता है कि वो और उसका भाई एक माइन के नीचे काम कर रहे थे और माइन धंस गई जिसके कारण उसके भाई की मौत हो गई और जैसे तैसे करके माइक बचा। यहाँ तक कि जोई को डैनी की रिपोर्ट भी मिलती है जिसमें लिखा हुआ है कि डैनी के ब्लड में CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड मिला है और उसकी फैमिली की भी मौत हो चुकी है। और अब सब समझ जाते हैं कि गेम मास्टर उनके बारे में सब कुछ जानता है और इस गेम के प्लेयर्स जो थे वो सोल सर्वाइवर्स ही थे किसी न किसी ट्रेजेडी के, और उन सब में से सबसे ज़्यादा लकी कौन है गेम मास्टर यही देखना चाहता है। तभी एक मैसेज से पता चलता है कि 5 मिनट बाद इस रूम में पॉइजनस गैस रिलीज कर दी जाएगी और इससे पहले इन लोगों को क्लूज ढूंढ के इस रूम से भी बाहर निकलना है। सब क्लूज ढूंढने में लग जाते हैं लेकिन जोई क्लूज ढूंढने से मना कर देती है। वो सारे कैमरेज तोड़ने लगती है जिससे गेम मास्टर उन्हें ना देख सके। तभी जेसन, बेन और माइक को कुछ क्लूज मिलते हैं जिससे पता चलता है कि ECG मशीन में एक स्पेसिफिक रीडिंग के बाद कोई गेट खोला जा सकता है। जेसन को लगता है कि गेट को खोलने के लिए हाई हार्ट रेट चाहिए है जिसके लिए वो माइक को बनाता है और ऐसा करने से माइक की भी मौत हो जाती है। फिर जेसन अपनी हार्ट रेट लो करके ट्राई करता है जिससे गेट खुल जाता है। जेसन और बेन अगले रूम में जाते हैं। वो जोई को भी बुलाते हैं लेकिन जोई आने से मना कर देती है। रूम में पॉइजनस गैस भर जाती है जिसके कारण जोई बेहोश हो जाती है। माइक की डेथ होने के कारण बेन को जेसन के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है और वो समझ जाता है कि जेसन ने जो कहानी सुनाई थी वो एक्चुअल में गलत थी।
दरअसल जेसन के फ्रेंड को कभी हाइपोथर्मिया हुआ ही नहीं था। जेसन ने खुद उसको मारा और उसकी जैकेट ले ली थी। अब जेसन बेन को मारता और धमकाता है और उसे क्लूज ढूंढने के लिए कहता है। उन्हें एक हैंडल दिखता है जिसको दोनों मिलकर खोलते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ होता है कि हैंडल में कोई सी पॉइजनस चीज लगी हुई थी जिसके कारण उनकी कुछ ही देर में मौत हो जाएगी। उस लिक्विड के कारण दोनों हेलुसिनेट करने लगते हैं और थोड़ी ही देर में बेन को एंटीडोट मिलता है जो कि एक ही इंसान के लिए था। दोनों के बीच लड़ाई होती है और बेन जैसे तैसे करके खुद में एंटीडोट लगा लेता है। इसी लड़ाई में जेसन की मौत हो जाती है और बेन अगले रूम में पहुंचता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि ये वही सीन था जो मूवी के एकदम स्टार्ट में दिखाया गया था। वो बेन ही था जो इस रूम में फंसा हुआ था और गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था। इधर जिस रूम में माइक की मौत हुई थी वहाँ दो लोग आते हैं बॉडी को ले जाने के लिए। जोई इन दोनों पे हमला कर देती है और हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन मास्क का यूज करके जोई अभी तक जिंदा थी। वो वहां से भागती है और सीन शिफ्ट होता है बेन पे, जहां बेन क्लूज ढूंढकर उस आखिरी गेट से भी बाहर निकल चुका है। अब यहाँ बेन को एक आदमी मिलता है जो अपने आप को गेम मास्टर बताता है। गेम मास्टर बेन पे हमला कर देता है जहाँ पे जोई आके उसको बचाती है। थोड़ी लड़ाई के बाद जोई गन से गेम मास्टर पे हमला कर देती है। अभी तक बेन पूरी तरह घायल हो चुका था जिसको जोई हॉस्पिटल लेकर जाती है। जोई पुलिस को लेकर उसी एस्केप रूम वाली बिल्डिंग में जाती है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। पुलिस वालों को लगता है कि ये जोई की इमेजिनेशन है। पुलिस के जाने के बाद जोई को कुछ दिखता है जहाँ पे नो वे आउट लिखा होता है और उससे पता चलता है कि यही डॉक्टर वू टान यू लिखा हुआ है, जिसका रेफरेंस हमें मूवी में हर एक रूम में दिखाया गया है। स्टोरी 6 महीने आगे शिफ्ट होती है जहाँ पे जोई और बेन बैठ के बात कर रहे हैं। जोई बेन को बताती है कि माइक, अमेंडा, डैनी और जेसन के बारे में गलत आर्टिकल्स छपे हुए हैं जबकि उनकी मौत गेम खेलने की वजह से हुई थी। जोई बेन को बताती है कि उसे कुछ रिसर्च करने के बाद कुछ कोऑर्डिनेट्स मिले हैं जो कि मैनहट्टन में है। वो दोनों के लिए प्लेन टिकट्स भी लेके आती है। हमें एक प्लेन क्रैश होता दिखाया जाता है जहाँ पे एयर होस्टेस कुछ क्लूज ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, तभी पहाड़ से प्लेन टकरा जाता है और क्रैश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्लेन एक्चुअल में रियल है ही नहीं और ये किसी तरह की प्रैक्टिस हो सकती है। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि कहता है कि वो इंतजार कर रहा है जोई और बेन के मैनहट्टन आने का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आप भी इसके रूम में नहीं फंसना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि अगला वीडियो किस पर आना चाहिए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।